नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत के पदाधिकारियों की मुक्ति के बारे में, पद मुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम अविश्वास प्रस्ताव को बहुत ही डेप्थ में पढ़ चुके हैं। सभी स्तर के पंचायत के दोस्तों अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा दूसरा कंसेप्ट है क्या, वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तित। इसे प्रत्यावर्तित भी कहा जाता है। वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तित, या इसी को रिकॉलिंग प्रोसेस कहा जाता है जी। रिकॉलिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक, रिकॉलिंग प्रोसेस। याद रखना, ये पद से वापस बुलाना है। मान लो कोई पदाधिकारी है, उस पदाधिकारियों को उनके पद से वापस बुलाना रिकॉलिंग प्रोसेस कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है वापस बुलाया जाना, यह प्रक्रिया केवल ग्राम पंचायत में लागू होता है। लिख लीजिए, केवल ग्राम पंचायत में लागू होता है, ठीक। मतलब जो रिकॉलिंग प्रोसेस है या प्रत्यावर्तित की जो प्रक्रिया है या पद से वापस बुलाने की जो प्रक्रिया है, यह केवल और केवल ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों पर ही लागू होगा। जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होता है। लिखिए, दूसरा, जनपद एवं जिला पंचायत पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होती है, नहीं होती है। जनपद एवं जिला पंचायत पर यह प्रक्रिया, प्रत्यावर्तित की जो प्रक्रिया है या वापस बुलाने की जो प्रक्रिया है, ये लागू नहीं होती है। याद रख लेना है दोनों पॉइंट को। केवल शब्द का यूज किया हूं मैं, केवल और केवल ग्राम पंचायत में ही यह लागू होता है, जनपद और जिला पंचायत में लागू नहीं होता है। तो चलिए ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत में वापस बुलाने की जो प्रक्रिया है कौन से धारा में है, ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया है, इसके पूरे प्रोसेस को, इसके सिस्टम को हम समझ लेते हैं, ठीक। चलिए, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां आ जाना पड़ेगा हमको, कंसेप्ट को समझना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझें। यहां लिखा हुआ है, देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, इसी को रिकॉलिंग प्रोसेस कहा जाता है या प्रत्यावर्तित प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसका अगर आपको प्रावधान पूछे कौन सा धारा में है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 21A में है। धारा 21A में है, ठीक। धारा 21 में नहीं है, धारा 21 में अविश्वास प्रस्ताव है, जबकि धारा 21A में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को पद से वापस बुलाने की प्रक्रिया है, ठीक ठीक। तो 21A याद रखना है। किसके द्वारा बुलाया जा सकता है वापस, किसके द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, तो संबंधित क्षेत्र के मतदाता द्वारा। मतलब यह प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब जो वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया है यह किसके द्वारा प्रारंभ की जा सकती है या किसके द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। लिखिए, किसके द्वारा बुलाया जा सकता है पद से, तो संबंधित क्षेत्र के मतदाता द्वारा, संबंधित क्षेत्र के मतदाता द्वारा, मतदाता द्वारा, ठीक। किसके खिलाफ किया जा सकता है, लिखिए, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ प्रारंभ की जा सकती है, आरंभ की जा सकती है, किसे उनके पद से वापस बुलाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, जो ग्राम पंचायत में ना वापस बुलाए जाने की जो प्रक्रिया है यह केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के लिए है।
तो क्या हो जाएगा, किसके खिलाफ, प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ, प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारियों के खिलाफ ही यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अर्थात जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है ना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, उसके खिलाफ कभी भी वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती है। केवल और केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ ही यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 2 ही पद होते हैं जी। ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 2 पद कौन कौन से हैं? तो एक हमारे सरपंच का पद होता है, मतलब सरपंच के खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। मतलब सरपंच के खिलाफ जब वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और गुप्त मतदान होगा और पारित हो जाता है, तो सरपंच को अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं ग्राम पंचायत में? दूसरा तो याद रखना, पंच होते हैं जी, पंच। तो पंच के खिलाफ भी उनके पद से वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया अर्थात रिकॉलिंग प्रोसेस प्रारंभ की जा सकती है। राइट, समझ में आ गया होगा। अब कारण होगा क्यों इनको पद से वापस बुलाया जाता है, कुछ तो कारण होगा। बिना कारण के इनको पद से नहीं बुलाया जा सकता। तो इनके कारण का उल्लेख छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में नहीं है। इनके कारण का उल्लेख, जैसे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है तो कारण का उल्लेख है क्या, कि वह संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उनको महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उसी प्रकार सरपंच और पंच को क्यों उनके पद से वापस बुलाया जाता है, इसके कारण का उल्लेख छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट बनाया जा सकता है कि क्यों इनको पद से हटाया जा सकता है। तो लिखिए, पहला कारण क्या हो सकता है, यदि पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देशों का, ग्राम सभा के निर्देशों, यदि सरपंच या पंच ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब इसके खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा पदाधिकारी मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, मनमाने तरीके से कार्य करते हैं तो इनको पद से वापस बुलाया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी सरपंच या आपका पंच अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो इनको इनके पद से वापस बुलाया जा सकता है। ठीक। अब दोस्तों, यह जो प्रक्रिया है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों पर ही लागू होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। अर्थात यह प्रक्रिया डायरेक्ट उप सरपंच पर लागू नहीं होगा, डायरेक्ट रूप से उप सरपंच पर लागू नहीं होगा। यदि उनको उनके पद से हटा दिया जाता है पंच के रूप में, तो उसका उप सरपंच का पद रिक्त हो जाएगा। डायरेक्ट उप सरपंच पे यह लागू नहीं होता है ना। अगर उप सरपंच को हटाना तो उसको पंच के पद से हटाना होगा, क्योंकि उप सरपंच 2 पद धारण करता है, एक उप सरपंच और दूसरा अपने वार्ड का पंच होता है जी। समझ में आ गया होगा ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का प्रक्रिया लिखिए आप, क्या है आगे की प्रक्रिया, वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया
आरंभ कब होगी? आरंभ है प्रचंड। ठीक, मान लो भाई किसी ग्राम पंचायत, मान लो फुलेरा नामक ग्राम पंचायत के सरपंच को उनके पद से वापस बुलाना है, या फुलेरा नामक ग्राम पंचायत के किसी वार्ड के पंच को उनके पद से वापस बुलाना है, तो इसके लिए प्रक्रिया आरंभ करना पड़ेगा। आरंभ के बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगा। तो आरंभ करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए कंडीशन है, सरपंच के लिए अलग कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, और पंच के लिए अलग कंडीशन है। पहले हम सरपंच का समझते हैं। ऐसा आपको विश्व में कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक, सरपंच को उनके पद से वापस बुलाना है, तो इसके लिए प्रक्रिया आरंभ करना पड़ेगा। आरंभ करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक, तो लिखिए, ग्राम सभा के कुल सदस्यों, ग्राम सभा में बहुत सारे मतदाता होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक, तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम मतलब मिनिमम, कम से कम मतलब मिनिमम 1/3 सदस्यों द्वारा, कितना? 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर करके, लिखित सूचना, लिख लीजिए, लिखित सूचना पर हस्ताक्षर करके, सूचना पर हस्ताक्षर करके किसको सौंपना होगा? तो उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी राजस्व को सौंपना होगा कि भाई हम सरपंच को उनके पद से वापस बुलाना चाहते हैं। तो उस ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा गठन करने वाले ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य लिखित रूप से एक सूचना सौंपेंगे, किसको? उपखंड अधिकारी राजस्व को। ठीक ना, तो 1/3 सदस्य को याद रखना है। मान लो किसी ग्राम सभा में दोस्तों 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य, जिसका मैं 1/3 निकालूंगा, कितना निकल के आ जाएगा? 33 निकल के आ जाएगा लगभग। तो 33 सदस्य एक सूचना में, लिखित सूचना में अपना हस्ताक्षर करके, 33 के 33 सदस्य हस्ताक्षर करके उपखंड अधिकारी राजस्व को सौंपेंगे। ठीक, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये तो आरंभ करने की शुरुआत है। ठीक ना, अब देखिए पंच का समझते हैं जी। पंच के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ जैसा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दूसरा हम समझते हैं पंच का। पंच को पद से हटाना है तो संबंधित वार्ड का देखना पड़ेगा। संबंधित वार्ड के, ठीक, संबंधित वार्ड के अभी पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। संबंधित वार्ड के गठन करने वाले ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य मतलब सदस्य मतलब मतदाता जी, मतदाता, सदस्य मतलब यहां पास क्या समझना है? मतदाता समझना है। 1/3 सदस्य लिखित सूचना पर हस्ताक्षर करके उपखंड अधिकारी को सौंपेंगे। उपखंड अधिकारी राजस्व को सौंपेंगे। उपखंड अधिकारी राजस्व को सौंपेंगे, तब पंच के खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। मतलब ये देखो, ये कोई ग्राम पंचायत है, फुलेरा नामक ग्राम पंचायत है। इसको मैं वार्डों में
विभाजित कर दिया तो ये वार्ड नंबर 5 निकलकर आ गया। अब ये 5 में से समारू क्या है? पंच है। वार्ड 5 में समारू नामक एक व्यक्ति क्या है? पंच है। अब इस समारू को इनके पद से वापस बुलाना है, अर्थात इनके पद को रिक्त करना है। तो वार्ड नंबर 5 के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी सदस्य, मान लो इस वार्ड में कुल 100 सदस्य थे। इस वार्ड में 100 सदस्य, इस 100 सदस्य का मैं 1/3 मतलब 100 सदस्य मतलब 100 मतदाता, 1/3 सदस्य करूंगा तो निकल के आ जाएगा 33 सदस्य या 33 मतदाता। ये लिखित सूचना पर इस समारोह के खिलाफ, इस पंच के खिलाफ सूचना पर हस्ताक्षर करके उपखंड अधिकारी राजस्व को सौंपेंगे, तब जाके प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? तो उपखंड अधिकारी, यह उपखंड अधिकारी ना क्या करता है? गुप्त मतदान की तिथि एवं व्यवस्था की जाएगी। गुप्त मतदान की तिथि घोषणा करेगा एवं उसके संबंध में व्यवस्था की जाएगी। ठीक, तो चलिए इसके आगे का समझते हैं। टॉपिक बना लीजिए वापस बुलाने की। अब प्रक्रिया को समझते हैं। वापस बुलाने की प्रक्रिया, वापस बुलाने की प्रक्रिया ऐसा विश्व में कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे टीचर से आप पढ़ के देख लेना, ठीक ना। चलिए, उपखंड अधिकारी द्वारा, अब उपखंड अधिकारी को सूचना सौंपे है ना, तो उपखंड अधिकारी क्या करेगा? उपखंड अधिकारी, इसी को अनुभागीय अधिकारी भी कहा जाता है। राजस्व, उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा गुप्त मतदान, याद रखना है गुप्त मतदान, मतदान कई प्रकार के होते हैं, ओपन खुला मतदान भी होता है, गुप्त मतदान भी होता है, लेकिन मैं यहां पर गुप्त मतदान की बात कर रहा हूं। गुप्त मतदान, गुप्त मतदान तिथि एवं व्यवस्था की जाएगी, एवं व्यवस्था की जाएगी। गुप्त मतदान एवं व्यवस्था की जाएगी मतलब मतदान किया जाएगा, उनको पद से हटाने के लिए गुप्त रूप से मतदान किया जाएगा। ठीक, कैसे मतदान किया जाएगा? तो सरपंच का समझते हैं, इधर हम पंच का समझते हैं। पहले हम सरपंच का समझ लेते हैं। सरपंच को इनके पद से वापस बुलाना है तो मतदान कितना % होना चाहिए, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, तो इसके बारे में समझिए। ग्राम पंचायत, अरे यार, ग्राम पंचायत के भीतर, ग्राम पंचायत के भीतर, ठीक, ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा का गठन करने वाले, ग्राम सभा का गठन करने वाले कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का आधे से अधिक मतलब 1/2 या आधे से अधिक, आधे से अधिक मतदाता बहुमत द्वारा, मतदाता आधे से अधिक सदस्य या मतदाता, सदस्य मतदाता होंगे ना जी, सदस्य मतदाता बहुमत द्वारा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान करते हैं तो
हैं तो गुप्त मतदान करते हैं तो सरपंच अपना पद रिक्त कर दिया है समझा जाएगा। सरपंच अपना पद रिक्त कर दिया है, कर दिया है समझा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक, मतलब मान लो किसी ग्राम पंचायत फुलेरा नामक ग्राम पंचायत में 100 सदस्य थे। अब 100 सदस्य में से आधे से अधिक मतलब 50 या 50 से अधिक सदस्य गुप्त मतदान करता है और पारित हो जाता है। मतलब इतना सदस्य करेंगे, इससे कम सदस्य मतदान करेंगे तो सरपंच अपने पद से नहीं हटेगा। ठीक, मतलब 50 या 50 से अधिक सदस्य मतदान करेंगे तभी सरपंच को अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। इससे कम होगा तो अपना पद रिक्त नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक। तो चलिए अब सरपंच को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पंच। पंच साहब को कैसे पद से मुक्त किया जा सकता है, तो लिखिए इसके बारे में। संबंधित वार्ड के, लिखिए संबंधित वार्ड के ग्राम सभा के, लिखिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों संबंधित वार्ड के कुल सदस्यों की आधे से अधिक सदस्यों की आधे से अधिक सदस्य बहुमत द्वारा गुप्त मतदान, बहुमत से लिखिए अधिक बहुमत द्वारा, यहां पर बहुमत गुप्त मतदानों के बहुमत द्वारा है ये ना, बहुमत द्वारा गुप्त मतदान करते हैं तो पंच अपना पद रिक्त कर दिया है, समझा जाएगा। ठीक, यह रहा दोस्तों हटाने का प्रक्रिया। समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो और समझा दूंगा, लेकिन ऐसा किताबों में भी नहीं दिया हुआ है। जिस कंसेप्ट से मैं वापस बुलाने की प्रक्रिया पढ़ा रहा हूं कहीं और ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कमेंट करके बता देना, जैसा मैं पढ़ाया हूं वैसा कोई पढ़ाए। सब इसको पढ़ाते हैं, पंच के बारे में डिस्कस कोई करते ही नहीं है कि पंच को कैसे हटाया जाता है। सब रिकॉलिंग प्रोसेस में केवल सरपंच को बता देते हैं कि सरपंच को ऐसे हटाया जाएगा, ऐसा हटाया जाएगा। पंच के बारे में, रिकॉलिंग प्रोसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मैं पंच को भी एक्सप्लेन किया हूं और सरपंच को भी एक्सप्लेन किया हूं, राइट। चलिए, अब सरपंच अपना पद रिक्त कर दिया है समझा जाएगा, पंच भी अपना पद रिक्त कर दिया है समझा जाएगा। मान लो सरपंच को लगता है कि भाई मेरे खिलाफ जो वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है वो कानूनी ढंग से संचालित नहीं हुआ है, मतलब इस पूरे प्रक्रिया में कुछ धांधली हुआ है, ऐसा इनके मन को लगता है। सरपंच साहब को लगता है कि मेरा जो मतदान हुआ गलत तरीके से हुआ है, या पंच को लगता है कि मतदान हुआ है गलत तरीके से हुआ है, मतलब ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की जो प्रक्रिया कानूनी ढंग से नहीं किया गया है, तो ये सरपंच या पंच अपील भी कर सकते हैं जी। अपील तो किसके पास जाकर अपील करेंगे, कितने दिनों के भीतर अपील करेंगे, अपील करेंगे तो वह विहित अधिकारी कितने दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, अपील।
अपील के बारे में लिखिए, आप लोग लिखिए क्या कहता है अपील। यदि सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि, लिखिए, यदि सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि, यदि सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की, ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की, ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही 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 कानूनी ढंग से, कानूनी ढंग से, कानूनी ढंग से नहीं किया गया है, तब नहीं, ये दिखता है क्या, किया गया है तब, ठीक, तब सरपंच क्या करेगा, सरपंच 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर, मतलब जिस दिन अपना पद रिक्त किया है ना, उस रिक्ति के तारीख से 7 दिनों के भीतर भीतर कलेक्टर से अपील, कलेक्टर साहब से अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। अभी जो कलेक्टर साहब है ना, उस अपील को स्वीकार करेगा, इसके बारे में जांच करेगा, जांच करने के बाद निर्णय देगा। यह कलेक्टर 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय देगा, याद रखना है, अंतिम निर्णय देगा। और इसका निर्णय अंतिम होता है, अंतिम का मतलब यह होता है कि उसे कहीं और चैलेंज या कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है जी। पंच, पंच क्या करेगा, पंच साहब भी तो है, मान लो पंच ने अपील किया तो कितने दिनों के भीतर कर सकता है, ये भी 7 दिनों के भीतर कर सकता है, दिनों के भीतर कर सकता है। किसके पास अपील करेगा, तो ये कलेक्टर से अपील करेगा, कलेक्टर से अपील करेगा। अब कलेक्टर से अपील करेगा तो कलेक्टर साहब निर्णय भी देगा ना, निर्णय, तो 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय ये भी देता है, 30 दिनों के भीतर, दिनों के भीतर अंतिम निर्णय देगा, अंतिम निर्णय देगा, 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। यह रहा आपका अपील का प्रक्रिया। देखिए, किसी भी पदाधिकारी को जब हम उनके पद से हटाते हैं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या वापस बुलाने की प्रक्रिया द्वारा, उनको एक मौका दिया जाता है जी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक स्टेट है भारत, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो सामने वाले पक्ष को भी सुनवाई का अवसर अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वापस बुलाने की प्रक्रिया, वापस बुलाने की प्रक्रिया, वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं ला जा सकती, तब तक नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता जब तक, जब तक, ठीक। अब देखो, हमेशा हरदम वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया नहीं लाया जा सकता किसी, मतलब सरपंच और पंच के खिलाफ।
सरपंच और पंच के खिलाफ जब भी वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया लाया जाएगा तो इसके लिए 3 शर्त है, 3 शर्त को पालन करते हुए लाया जाएगा। पहला शर्त क्या है, लिखिए पहला शर्त, पद ग्रहण करने की तारीख से, लिखिए पहला शर्त, पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए, 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। मतलब ए नामक कोई व्यक्ति है, समारू सरपंच बनता है जी, अब इनको पद से बुलाना है और यह अपना पद ग्रहण किया था 1 जनवरी 2025 को, ये अपना पद ग्रहण किया था 1 जनवरी 2025 को, ये अपना पद ग्रहण किया था ना। तो इस समारोह के खिलाफ 25, 26, 25 में भी नहीं लाया जा सकता, 26 में भी नहीं लाया जा सकता, इसके खिलाफ 2027 के बीच में लाया जा सकता है। मतलब देखिए इसके खिलाफ कब लाया जाएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये 5 वर्ष, 5 वर्ष कार्यकाल है समारोह का, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इस तारीख को यह पद ग्रहण किया, ये क्या है आपका पद ग्रहण है, पद ग्रहण किया इस तारीख को, इस दिन पद ग्रहण किया, तो 1 से 2 के बीच यहां भी नहीं, यहां तक नहीं लाया जाएगा, यहां से यहां तक भी नहीं लाया जाएगा, यहां से ये मतलब ये 6 महीना है ना, तो यहां तक भी नहीं लाया जाएगा, इसके बाद लाया जा सकता है, इसके बाद लाया जा सकता है। मतलब यहां तक ये अपना कार्यकाल पूरा करेगा, 2.5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का तो आधा साल वो कार्यकाल पूरा करेगा, तो आधा साल के बाद ही उसके खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक, अब मान लो कोई पंच या सरपंच उपचुनाव से जीत कर आया है, तो अब उपचुनाव का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए रहता है, तो उसके खिलाफ कैसे वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया लाई जा सकती है, तो लिखिए इसके बारे में दूसरा शर्त, यदि उपचुनाव से निर्वाचित सरपंच या पंच, यदि सरपंच या पंच उपचुनाव से जीतकर आया है, पंच, तो सरपंच या पंच का कार्यकाल का नहीं, इसको ऐसे लिखिए, का आधा कार्यकाल जी, आधा कार्यकाल पूरा, गलत हो गया, तो कार्यकाल लिखिए इसको, का कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, पूरा ना हो गया हो। ठीक, मतलब इसका मतलब समझा दीजिए गुरुदेव, तो समझा देता हूं जी। मान लो 5 वर्ष का कार्यकाल है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये 5 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक, अब दुलौरी नामक दूसरा मैं लिखता हूं, चमनलाल चोखा, लाल चोखा, ये चमनलाल चोखा एक व्यक्ति है जो सरपंच बन जाते हैं, क्या सरपंच बन जाते हैं। चमनलाल चोखा क्या है, सरपंच है, ठीक ना, सरपंच है चमनलाल चोखा। अब ये चमनलाल चोखा इस तारीख से पद ग्रहण किया, तो यहां से 1 वर्ष तक हो गया। अब 1 वर्ष के बाद इसका जैसे दूसरा वर्ष खत्म हुआ ना, 1 वर्ष खत्म हुआ, तो इसका क्या हो जाता है जी, मृत्यु हो जाता है।
मतलब यहां पास 1 वर्ष के बाद सरपंच का पद रिक्त हो गया। अब सरपंच का पद रिक्त हो गया तो इसके लिए उपचुनाव होगा ना, तो उपचुनाव होगा। यहां पास जीत के आया कौन, तो यहां पास समारू जीत के आया। समारू, अब समारू का कार्यकाल यहां से 5 वर्ष तक नहीं होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा, अर्थात 4 वर्ष तक ही वो सरपंच रहेगा। तो 4 वर्ष का सरपंच रहेगा, तो 4 वर्ष में 4 वर्ष का उसका कार्यकाल रहेगा। तो 4 वर्ष में दोस्तों 2 वर्ष तक उसके खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती, क्योंकि लिखा हुआ है आधा कार्यकाल। तो 4 वर्ष का कार्यकाल है तो 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता, 2 वर्ष के बाद ही उसके खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया लाया जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक जी। देखिए तीसरा, देखिए आप तीसरा, यदि कार्यकाल 6 माह शेष हो, यदि कार्यकाल 6 माह शेष हो तो उसके खिलाफ वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, ये रहा दोस्तों हमारा वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया का पूरा कंसेप्ट, बहुत ही डेप्थ में चर्चा किया। अब अगला जो रिक्त है, पद रिक्त या पद मुक्ति कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, चलिए हेडिंग बनाइए, धारा 37। देखिए धारा 37 क्या कहता है, देखिए धारा 37 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों का त्याग पत्र के बारे में बताता है। पंचायत के पदाधिकारियों का त्याग पत्र के बारे में बताता है जी, त्याग पत्र के बारे में। पंचायत के पदाधिकारी मतलब प्रत्येक पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, धारा 37 में प्रावधान है पंचायत के पदाधिकारियों का त्याग पत्र। अब यह त्याग पत्र खुद का निर्णय होता है जी। जिस मैं पंचायत का पदाधिकारी हूं तो मैं त्याग पत्र दूंगा तो स्वेच्छा से दूंगा, खुद का निर्णय है। हो सकता है मैं किसी काम में बिजी हूं, हो सकता है कि मुझे ये मालूम है सरपंच और सरपंच का कार्य करने की मन नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है, तो अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया जा सकता है। ठीक, त्याग पत्र का प्रावधान किया गया है। तो चलिए समझते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य किसे देंगे, हम पढ़ चुके हैं, खैर यहां मैं और पढ़ा देता हूं स्ट्रक्चर से। ग्राम पंचायत के सदस्य किसे देंगे, जनपद पंचायत किसे देंगे, पंचायत, ठीक, जिला पंचायत, ठीक। अब ग्राम पंचायत में मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है जी, तो ग्राम पंचायत में एक होता है पंच, वार्ड के जो प्रमुख होते हैं पंच होते हैं, पंच परमेश्वर होती है। पंच अपना त्याग पत्र हमेशा ऑलवेज सरपंच को देता है। किसे, तो सरपंच को अपना त्याग पत्र देता है जी। कौन, तो पंच, पंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देगा। और ग्राम पंचायत में पहला तो यह है। दूसरा पद देखिए, दूसरा कौन होते हैं, तो सरपंच होते हैं, सरपंच व उप सरपंच होते हैं, उप सरपंच। ये दोनों के दोनों अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं, लिखित हस्ताक्षर से, तो जिला संयुक्त संचालक, जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत, उप संचालक पंचायत को सौंप सकते हैं जी। मतलब सरपंच या उप सरपंच अपना त्याग पत्र देना चाहे तो
जिला संयुक्त संचालक पंचायत या उप संचालक पंचायत को सौंप सकता है जी। ठीक। अब जनपद पंचायत में भी निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसको जनपद सदस्य कहा जाता है। यह निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र जनपद पंचायत के अध्यक्ष को देता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सौंपता है लिखित हस्ताक्षर करके। और पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं ये अपना त्याग पत्र हमेशा याद रखना है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपेंगे। कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपेंगे, अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपेंगे। राइट। जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसे जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है, ये अपना त्याग पत्र जिला पंचायत के अध्यक्ष को सौंपेंगे। अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष को सौंपेंगे। ठीक। और जो अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है ना, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, यह अपना त्याग पत्र कलेक्टर साहब को सौंपते हैं, कलेक्टर को। ठीक है। राइट। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ चीजें और है मेरे प्यारे बच्चों। अब पंच ने त्याग पत्र दिया, सरपंच उप सरपंच ने त्याग पत्र दिया, मतलब पंचायत के कोई भी पदाधिकारी त्याग पत्र देता है। त्याग पत्र सौंप दिया और सामने वाला जो विहित अधिकारी है वो उस त्याग पत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक। एक्सेप्ट नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, और इस पदाधिकारी को लगता है कि मुझे और कार्य करना चाहिए, मैं गलत कर दिया त्याग पत्र देके, पछतावा होता है त्याग पत्र देने पर, तो उस त्याग पत्र को वापस ले भी सकता है, वापस लिया जा सकता है। कैसे? चलिए समझ लेते हैं। लिखिए, यदि पदाधिकारी त्याग पत्र देने के बाद, लिखिए नोट करके, यदि पंचायत पदाधिकारी त्याग पत्र देने के बाद, त्याग पत्र देने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि, उन्हें ऐसा लगता है कि, उन्हें ऐसा लगता है कि वे अभी और काम करना चाहते हैं, वे अभी और काम करना चाहते हैं, वे अभी और काम करना चाहते हैं, मतलब पछतावा हो रहा है कि क्यों त्याग पत्र दे दिया मैं, तो चाहते हैं, तो लिखिए स्वीकार करने से पहले, त्याग पत्र स्वीकार, त्याग पत्र स्वीकार होने से पहले अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है, अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। देखिए, जैसे मैं त्याग पत्र ऐसे, जिसमें त्याग पत्र ऐसे लिखा और मैं ऐसे विहित अधिकारी को सौंप दिया कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, तो वो विहित अधिकारी तुरंत त्याग पत्र लेगा, तुरंत हस्ताक्षर स्वीकार नहीं करता है, वो रखे रहता है। क्या पता इसका मूड बदल जाए, तो कितने दिनों के भीतर स्वीकार करता है। यदि वो स्वीकार नहीं किया है विहित अधिकारी,
तो यह पंचायत पदाधिकारी जाकर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है कि भाई मैं पुनः अपना पद धारण करना चाहूंगा करके। यदि स्वीकार कर दिया है तो, सिग्नेचर कर दिया है तो वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक, तो विहित अधिकारी कितने दिनों के भीतर त्याग पत्र को स्वीकार करता है, यह पूछा जा सकता है। तो लिखिए, विहित अधिकारी या सक्षम अधिकारी को विहित अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर, विहित अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर त्याग पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। त्याग पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए 30 दिनों के भीतर। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया और त्याग पत्र की जो प्रक्रिया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मतलब 3 पॉइंट पे, पदमुक्ति के 3 पॉइंट पे चर्चा कर चुके हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव जिसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा, वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया बहुत ही फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे हैं, और त्याग पत्र। कल हम जो निलंबन है, सस्पेंशन है, निलंबन, उस पर और पद से हटाना पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।